नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, ईज ऑफ जस्टिस में नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी निभा सकती है एक बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एक्ट 2047 के समापन समारोह में लेंगे भाग। 5,200 करोड़ से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा। कहा, एसजीएसटी की चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर करें कार्रवाई। प्रदेश में राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल डीजल पर वैट की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं किए जाने की घोषणा। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्वनिधि महोत्सव का हुआ आयोजन। स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में आ रहा है सुधार। और जनपद हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीमें कर रही हैं छापेमारी। एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे विक्रेताओं के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विज्ञान भवन में आज और कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी डीएलएसए के बीच एकरूपता लाने और समन्वय स्थापित करने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतें लगाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अदालतों का भार कम करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस अमृत यात्रा में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग के साथ साथ इज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है, जिसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारे संविधान ने लीगल एड को बहुत महत्व प्राथमिकता दी है। देश में आम जन का न्याय पर भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है।
उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा कि हर देशवासी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, ये भारत के संविधान का विजन है, जो कि प्रियम्बल में लिखा गया है। लेकिन वास्तविकता में हमारी आबादी का एक छोटा प्रतिशत ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का लाभ ले पाता है। Justice, social, economic and political. That is the vision of justice which our preamble promised to every Indian. The reality is that today only a small percentage of our population can approach the judicial delivery system when in the need. Majority of the people suffer in silence, lacking of awareness and necessary means. Modern India was built around the goal of removing the disparities in the society. Project Democracy is about providing a space for participation of all. Participation will not be possible without social emancipation. Access to justice is a tool for social emancipation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे और नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है और उन सुधारों से इन क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है। सभी के लिए किफायती बिजली उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये सुधार किए गए हैं। लगभग 18,000 गांव में विद्युतीकरण कर सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। प्रधानमंत्री बिजली मंत्रालय की प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी करेंगे। ये तेलंगाना के 100 मेगावाट रामगुंडम फ्लोटीन सोलर प्रोजेक्ट और केरल के 92 मेगावाट कायाकुलम फ्लोटीन सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना, लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में कवास प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के तहत जनपद कानपुर देहात के रनिया स्थित खुशी प्लाजा में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में विद्युत उत्पादन क्षमता 2.48 लाख मेगावाट थी, जो कि बढ़कर 4 लाख मेगावाट हो गई है, जो हमारी मांग से 1.85 लाख मेगावाट अधिक है। इस कारण अब भारत पड़ोसी देशों को भी बिजली का निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश को चलने वाले ग्रिड से जोड़ा गया है। 2,52,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी जब 2014 में मोदी जी को इस देश की कमान मिली थी। 14 से लेकर के 22 तक 1,58,000 मेगावाट बिजली मोदी जी ने बढ़ाई है और पूरे देश में आज 4 लाख मेगावाट बिजली एनटीपीसी पैदा करता है, जबकि हमारी खपत से लगभग हम लोग 1,35,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली। आज बिजली महोत्सव था और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारी आज की दिशा में जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है, और हम समझते हैं कि ये जो 2045 तक जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूर्ण हो जाएंगे, उस वर्ष तक हम बिजली गांव-गांव घर-घर में पहुंचाने में पूर्णतः सफल अभी भी हुए हैं, लेकिन और सफल हो जाएंगे। 2017 से जो हमारा टारगेट था वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है और बहुत अच्छी सफलता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी बेसी है उसको हम लोग पूर्ण करके आज एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं कि अब हम हर घर में बिजली दे रहे हैं। अब हर गाँव में, हर झोपड़ी में, हर जगह विद्युत हमारी। फतेहपुर में भी विद्युत विभाग द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने विद्युत विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लघु नाटिका प्रस्तुत कर जनमानस को जागरूक किया।
अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन एनटीपीसी ऊंचाहार वंदना चतुर्वेदी ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा संचालित विद्युत विभाग की कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली एक ग्रिड की हो चुकी है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। जितने भी बिजली संबंधित अचीवमेंट्स रहे हैं उसको दर्शाने के लिए पूरे देश भर में एक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम 400 गीगावाट का उत्पादन अभी ऑलरेडी कर रहे हैं और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है वो भी एक वन ग्रिड हो चुकी है। तो कहें तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक इस तरह से पूरा विद्युतीकरण हो चुका है और हमारा जो जनरेशन है उसमें हम अपने COP21 में हमने जो पर्यावरण के वायदे किए थे वो भी अभी पूरे कर लिए हैं। पूर्व में गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 25% विद्युतीकरण था। हमारे बच्चे दीपक की रोशनी में ही सिर्फ पढ़ाई कर पाते थे। अब प्रेजेंट टाइम में ये है कि अधिकतम 90% गांव में पूरी तरह से विद्युतीकरण है और बिजली लगभग 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे आराम से मिल पा रही है। और हमारे मैम ने हमें सिखाया है और बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो देश अधूरा रह जाएगा, कामयाबी नहीं मिलेगी बच्चों को। इसीलिए बिजली घर घर जाना जरूरी है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और मिलते हैं और जूते कपड़े बच्चों को सब दिए जाते हैं और इसी तरह पढ़ाई अच्छी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में राजस्व संग्रह की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों से उनके प्रभार वाले जोन में जीएसटी में व्यापारियों की पंजीयन स्थिति, जीएसटी और वैट संग्रह, कर चोरी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों आदि की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लिए जोनवार लक्ष्य की समीक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य 31,786 करोड़ रुपए के सापेक्ष 32,386 करोड़ रुपए का संग्रह किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर सरकार ने प्रदेश में वैट की दर में बढ़ोतरी या अन्य कोई नया कर नहीं लगाया है और पेट्रोल डीजल पर सबसे कम वैट की दर उत्तर प्रदेश में है। राजस्व संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी अधिकाधिक प्रयोग करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने एसजीएसटी की चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने विभाग को 6 माह के भीतर 4 लाख नए व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य दिया है। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और विशिष्ट अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में सुधार आया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इस कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडरों का सम्मान भी किया गया। ये पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये महोत्सव मनाए जा रहे हैं, मेला लगाया जा रहा है। आज प्रयागराज में है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी हैं और हमारी महापौर गुप्ता जी हैं और इसमें तमाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग जो लोग पीएम स्वनिधि योजना में उनको पैसा मिला है, पहली किस्त मिली और दूसरी किस्त का भी उन्होंने लाभ उठाने का काम किया। अंतिम पायदान तक आप सोचिए, स्वनिधि योजना उन गरीब पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है
जो कभी साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते थे और 10,000 रुपये ले लेते थे तो 50 रुपये रोज़ ब्याज वसूलता था साहूकार। कभी कभी चाट पकौड़ी खा के चले जाते थे, 2 किलो मटर 1 किलो आम लेके चले जाते थे फ्री में। उन सबको कर्जे से मुक्त कराने का काम किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। प्रयागराज के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात की। उन्होंने विश्वास जताया कि 2024 लोकसभा में 75 से अधिक सीटें भाजपा को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कांवड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं जनपद में बाढ़ की स्थिति के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत बनाने के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि वो अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। देश की परंपरा रही है, हम प्रयागराज में खड़े हैं तो प्रयागराज में तो कुंभ और माघ का मेला लगता है। तीर्थ यात्रियों का सदा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और कांवड़ियों की सेवा का काम हम लोग जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाए हैं, उनकी सेवा किए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए हैं। उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हो सकती थी वो किए हैं, आगे भी करेंगे। हर घर तिरंगा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हर घर तिरंगा लगे। मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलेगा और अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और लगाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज का आदर बना रहे, सम्मान बना रहे, इधर उधर कहीं उड़ने ना पाए, कहीं गिरने ना पाए। अगर अभियान पूरा हो जाए तो उसको सम्मान पूर्वक रखा भी जा सकता है। आगरा में लघु उद्योग भारती द्वारा न्यू इंडिया न्यू विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कॉन्क्लेव में आगरा मंडल के 200 से अधिक प्रमुख उद्यमी और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। न्यू इंडिया न्यू विजन कॉन्क्लेव में आयात निर्यात की परिस्थितियों और संभावनाओं, भारत के निर्माण में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उद्योगों की भूमिका और सरकार से उद्योगपतियों की अपेक्षाओं पर विचार किया गया। साथ ही 12 उद्यमियों को विशेष उपलब्धियों के लिए उद्योग सम्मान 2022 प्रदान किया गया। न्यू इंडिया न्यू विजन का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, और उस सपने को साकार करने के लिए आगरा में ये सारे हमारे उद्योगपति बैठे हैं। तो हमें लगता है कि ये सपना जरूर साकार होगा। जो विभिन्न उद्योगों से जुड़े हैं उनको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलें, ये अपने उद्योगों को और अच्छे से चलाएं और अच्छा करें, और हम इतना ज़्यादा इस उद्योग को, लघु उद्योग को बढ़ाएं कि हमें विदेशों से कुछ चीज़ मंगाने की जरूरत नहीं पड़े, हम अपने देश में ही बनाएं और इसे फिर विदेशों को निर्यात करें, तो जिससे आर्थिक स्थिति भी हमारी बढ़िया होगी और हमारे देश का नाम भी होगा। इसीलिए ये आज का आयोजन है। प्रदेश के आयुष, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इन 100 दिनों में 500 आयुर्वेद चिकित्सा अस्पताल खोले हैं। आयुष मंत्रालय का लक्ष्य प्रदेश भर में 1600 अस्पताल खोलने का है। जनपद मथुरा में भी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित अस्पताल खोलने जा रही है। बारिश में खराब हुई सड़कों पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दयाशंकर मिश्र ने यह भी बताया कि ब्रिज के 3 मंदिरों में खाने पीने की वस्तुओं के लिए मानक तय कर दिए गए हैं, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी, अक्षय पात्र तथा इस्कॉन मंदिर में प्रसाद का मानक तय किया गया है। योग का वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जहां अपराधियों की 29,000 हम लोगों ने उनकी 29,025 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया है। तो ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। तो ये जो दावे हैं, तो आज व्यापारियों का भरोसा बढ़ा है। किसानों की जो योजनाएं थी, हमने आपको बताया कि किसान सम्मान निधि में 47,265 करोड़ रुपया अब तक बांटा जा चुका है।
चाहे विधवा पेंशन हो, गरीबों के आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो हम लोगों ने जो अभी इसीलिए सरकार पहली बार ही सरकार बनने के बाद ही जनता के द्वार सारे मंत्रियों का समूह 18 मंत्रिमंडल समूह 18 मंडलों का 2 बार दौरा कर चुका है। तो ये सारी चीजें उन्हीं सच्चाई और धरातल पे हमारी योजनाएं उतर रही हैं, नहीं उतर रही हैं, उन्हीं को जानने और कैसे उनको उतारा जाए, इन्हीं पे काम करने। जनपद हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी अभियान चला रही है। विभाग ने आम जन से सूचना लेने के लिए एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सूचना मिलने पर खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में दुकानों में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान छापेमारी टीम को भारी मात्रा में एक्सपायरी सामान बरामद हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी विक्रेता जो जनता को खराब सामान बेच रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल का असर बाराबंकी में नजर आ रहा है। यहां महिलाएं अब गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ स्वरोजगार भी कर रही हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की इन्हीं महिलाओं ने बाराबंकी जिले की नवाबगंज तहसील परिसर में एक टी स्टॉल की शुरुआत की है। इस टी स्टॉल का उद्घाटन बाराबंकी के जिलाधिकारी ने किया। ये महिलाएं तहसील के गेट पर चाय बेचकर अपनी आजीविका चलाएंगी। वाराणसी में गोबर से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया गया है, जो वातावरण के लिए स्वच्छ ईंधन सीएनजी बनाने में कारगर है और साथ ही ये प्लांट जैविक खाद तैयार कर रहा है। देखिए ये खास स्टोरी। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के देश में परेशानी है। बढ़ती कीमतें जो है निश्चित रूप से परेशान करती हैं। पेट्रोलियम पदार्थ देश के बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिनव प्रयोग चल रहे हैं कि हम अपने घर में ही अनेक सारे वेस्ट मटेरियल से गैस पैदा कर सकेंगे। ऊर्जा के जो है गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनको विकसित कर सकेंगे। वाराणसी के उस स्थान पर हैं हम जहां गोबर से सीएनजी बनती है। सर, सबसे पहले हमारा जो किसानों से जो गोबर हम लोग लेते हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके बाद में ये हमारा सर एक मिक्सिंग टैंक है हमारा, आप देख सकते हैं, आइए। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या सर, इसको गोबर को इसमें डाल के इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। प्रॉपर मिक्स करने के बाद में हम लोग इस गोबर को डाइस्टरों के अंदर फीड कर देते हैं। अभी सर गोबर का जो कॉस्ट है मुझे लग रहा है 1 रुपये पर केजी प्लांट के अंदर किसान लेके आते हैं और यहीं से हमारा अपना इसी गोबर से हम लोग गैस बनाते हैं और इसी खाद बनाते हैं। और गैस आप देख सकते हैं, गैस का जो आउटलेट है वहाँ पर, अब वहाँ से गैस मेरी निकल के ये मेरा प्योरीफिकेशन के लिए जाती है। ये सामने हमारा प्योरीफिकेशन है, यहाँ पे हमारी गैस पूरी तरह से प्योरीफिकेशन हो जाती है। यहाँ पे हमको प्योर सीएनजी मिल जाती है। अदर गैस हम यहाँ से पूरा निकाल देते हैं। ये हमारा गैस स्टोरेज बैलून है। यहाँ पे हम लोग जो फाइनल जो सीएनजी होती है वो यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। ऊर्जा के लिए केवल गोबर से यहाँ पर सीएनजी ही नहीं बनाई जाती, बल्कि जो वेस्ट बचता है उससे भी धरती के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खाद भी बनाई जाती है। ये हमारा जो जैविक खाद है इसको बनाने का तरीका ये है कि हमारा ये जहाँ से भी स्लरी डाइजेस्ट हो जाती है अपने मेन डाइजेस्टर से, फिर वहाँ से अपना बाहर निकालते हुए सॉलिड लिक्विड सेपरेटर से अपना लिक्विड अलग करते हैं और जितने भी सॉलिड पार्टिकल बचते हैं उसको हम ले आते हैं अपने फर्टिलाइजर यूनिट में। यहाँ पर हम उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से कूलिंग करते हैं, मॉइस्चर रिमूव करते हैं, उसमें फिर उसको अच्छे से सेविंग किया जाता है। देन उसकी जो स्टैंडर्ड पार्टिकल्स होती है उसके IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको सेविंग करते हैं। देन अंदर मशीनें लगी हुई हैं जिसको कंटिन्यू करके हम उसका फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जो हमारे जैविक के रूप में होता है और ये हमारी खेती के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होता है। ये इसमें 1% किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यदि अनुसंधान होते हैं तो तमाम ऐसी हमारे भीतर ताकतें हैं कि जो निकल करके बाहर आ सकती हैं। क्षय होती ऊर्जा को अच्छे में बदलने के लिए हमारे पास ताकत है। धरती की उर्वरता कम हुई तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ करने को है और यह सब कुछ वाराणसी में एक अभिनव प्रयोग के रूप में वाराणसी में हो रहा है। दीपक ज्योति के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, वाराणसी।
आजादी के सफर के आज के अंक में हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे को याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज समाज सुधारक मुथुलक्ष्मी रेड्डी की जयंती भी है। उन्हें भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए देखते हैं। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम आज मुथुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुथुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रहीं। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थीं। वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थीं और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थीं। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित हैं। मुथुलक्ष्मी के पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुथुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। उन्होंने मुथुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुथुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुथुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।